नमस्कार दोस्तों, मैं जगदेव स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जी इसमें जगदेव में। साथियों, एक बार फिर से मैं आपके बीच सादर उपस्थित हूं एक नए टॉपिक के साथ। आधुनिक भारत का एक नया टॉपिक है प्लासी का युद्ध। साथियों, इससे पहले आपने प्लासी के युद्ध के बारे में काफी कुछ पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपके बीच आज इस लेक्चर सीरीज के माध्यम से काफी डिटेल से इसकी चर्चा मैं आपके बीच आज करूंगा और मुझे उम्मीद है कि इस टॉपिक को पढ़कर कहीं ना कहीं आपको बेहद मजा आएगा। बेहद ये रोचक टॉपिक भी है और आपके ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण भी है। इसलिए कहीं ना कहीं हमें लगा कि यदि आधुनिक भारत की शुरुआत हम करें तो आधुनिक भारत की शुरुआत तो वैसे मुगल उत्तराधिकारियों से ही हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जो भी उत्तराधिकारी आते हैं, है ना, उसके बाद फिर इंडिया के अंदर यूरोपियों का आगमन जो है वहीं से जो है आधुनिक भारत का टॉपिक शुरू हो जाता है, आधुनिक भारत का इतिहास शुरू हो जाता है। लेकिन मैं आज जो आपके बीच चर्चा करने वाला हूं प्लासी के युद्ध के बारे में। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि प्लासी का युद्ध भारत के अंदर यह एक ऐसा युद्ध था जिसने भारत के अंदर यह तय कर दिया कि आने वाले वर्षों में इस सरजमी पर किस शक्ति का शासन होगा। अर्थात सीधे शब्दों में कहा जाए तो प्लासी का युद्ध एक ऐसा निर्णायक युद्ध था जिसके बाद भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली गई और हम गुलामी की जंजीरों में जकड़ते चले गए। आइए साथियों, शुरुआत करते हैं हम अपने लेक्चर का। और सबसे पहले मैं आपको पृष्ठभूमि की तरफ ले चलता हूं कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हुई हमारे देश के अंदर कि हमें इतने भीषण युद्ध की जरूरत पड़ गई। हालांकि यह भीषण युद्ध था नहीं। आप इस वीडियोस को देखने के बाद, इस कहानी को समझने के बाद आपको पता चलेगा कि यह एक छल और छलवा का युद्ध था। बेहद जो है गलत तरीके से, है ना, हमारे नवाब सिराजुद्दौला को हराया गया इस प्लासी के युद्ध में। तो चलिए, कहते हैं कि औरंगजेब के बाद जो भी उत्तराधिकारी हुए, जो भी मुगल उत्तराधिकारी हुए, कहीं ना कहीं अयोग्य थे। उनके अंदर न तो एक अच्छी प्रशासन चलाने की आप कह लीजिए कि योग्यता थी और न ही वो अपने प्रांतों को, वो अपने साम्राज्यों को एक विस्तार दे पाए। अर्थात पूरी तरह से अयोग्य थे। हमेशा उनके साम्राज्य में जो है राज्य स्वतंत्र होते चले गए, उनके हाथ से प्रांत निकलते चले गए। तो इसी के क्रम में हम देखते हैं कि बंगाल भी स्वतंत्र हुआ। बंगाल के सूबेदार थे मुर्शिद कुली खां। ध्यान से समझिएगा आप इस बात को। औरंगजेब के टाइम में बंगाल के सूबेदार हुआ करते थे मुर्शिद कुली खां। अब जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई तो मुर्शिद कुली खां ने क्या किया, बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर दिया कि भाई हम आपके अब जो है आपकी बात मानने वाले नहीं हैं, हम आपके अनुसार चलने वाले नहीं हैं, हम अपने आप को स्वतंत्र करते हैं, हम अपना शासन व्यवस्था खुद से संचालित करेंगे। इन्होंने बंगाल को स्वतंत्र प्रांत घोषित कर लिया। अब मुर्शिद कुली खां बंगाल के क्या बन गए, नवाब बन गए। उसके बाद एक दो नवाब और हुए बंगाल के। उसके बाद फिर नंबर आता है, आप देख सकते हैं, अलीवर्दी खां का। अब यहां से कहानी शुरू होती है। अलीवर्दी खां जो कि बंगाल के नवाब थे, इनकी 3 पुत्रियां थी। दुर्भाग्य से इनका कोई पुत्र नहीं था। इनके 3 पुत्रियां थी और इनकी 3 पुत्रियां थी। उनके बाद हम देखते हैं कि 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है। अब अलीवर्दी खां की मृत्यु हुई तो इनकी जो छोटी पुत्री थी, उनका एक पुत्र था, नाम था सिराजुद्दौला। ध्यान दीजिएगा, सिराजुद्दौला इनकी छोटी पुत्री का पुत्र था जो कि अपने नाना के मृत्यु के पश्चात बंगाल का नवाब बना। और अलीवर्दी खां भी यही चाहते थे कि जो हमारा ये नाती है नवाब सिराजुद्दौला, ये हमारे मृत्यु के पश्चात बंगाल का नवाब बने। चूंकि कहीं ना कहीं नाना को पता था कि यह एक योग्य उत्तराधिकारी हो सकता है, इसके अंदर वो सारे गुण हैं जो एक प्रशासनिक, एक अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था को खड़ा करने के लिए चाहिए, जो एक नवाब के अंदर चाहिए। तो सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बन जाते हैं।
ठीक है। अब सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बनते हैं, तो उस टाइम में आप देखते हैं कि 1756 ईस्वी के आसपास या फिर 1756 ईस्वी से पहले बंगाल में या फिर कह लीजिए कि पूरे भारतवर्ष में दो शक्तियां उभर रही थी। एक थे अंग्रेज और दूसरे थे फ्रांसीसी। ठीक है, दोनों व्यापारिक शक्तियां यहां पे व्यापार कर रहे थे हमारे देश के अंदर, और जो है बंगाल के अंदर भी इनका व्यापार हो रहा था। तो 1756 ईस्वी की बात है कि जैसे ही बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला बनते हैं, तो 1756 ईस्वी में ही आप ये देखते हैं कि यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ जाता है। यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध की शुरुआत हुई, आप देख सकते हैं 1756 ईस्वी में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध की शुरुआत हुई, जो मुख्य रूप से ब्रिटेन और फ्रांस के बीच लड़ा गया। यूरोप के अंदर दो प्रमुख शक्तियां थी, ये ब्रिटेन और फ्रांस, इन दोनों के बीच सप्तवर्षीय युद्ध की शुरुआत हुई। अब भैया बात यहां तक पहुंच गई कि आप देख रहे हैं कि कोलकाता के अंदर इनका किला था, इनकी कोठी थी, यहां से व्यापार करते थे कौन? अंग्रेज। तो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने क्या किया कि फ्रांसीसियों से बचने के लिए, फ्रांसीसी आक्रमण से बचने के लिए इन्होंने किलेबंदी करना शुरू कर दी। जो भी इनके क्षेत्र थे, इनकी कोठी थी, उसकी किलेबंदी इन्होंने शुरू कर दी। किसने? अंग्रेजों ने। और इधर फ्रांसीसियों ने भी चंद्रनगर की किलेबंदी शुरू कर दी। अब नवाब सिराजुद्दौला जैसे ही देखते हैं तो भड़क जाते हैं कि भाई साहब, ये हमारे प्रांत में, ये हमारे बंगाल में आके ये बकौती दिखा रहा है। यहां पे तो ये व्यापार करने के उद्देश्य से आया था, अभी तक ये व्यापार कर रहा था, और अभी ये जो है किलेबंदी करना शुरू कर दिया। नवाब सिराजुद्दौला भड़क जाते हैं और इसका विरोध कर देते हैं कि भाई हम तुम्हें किलेबंदी करने नहीं देंगे। तो जो हमारे फ्रांसीसी थे, जो चंद्रनगर की किलेबंदी कर रहे थे, वो तो मान गए, लेकिन अंग्रेज नहीं माने। अंग्रेज किलेबंदी में लगे रहे, उन्होंने नवाब के आदेश को अनसुना कर दिया। अब नवाब को आ गया गुस्सा, नवाब तो नवाब थे। तो नवाब सिराजुद्दौला क्या करते हैं? नवाब सिराजुद्दौला अटैक कर देते हैं, कहां? उनकी कोठी पर, सेंट विलियम जॉर्ज पर वो आक्रमण कर देते हैं। सेंट फोर्ट पर वो आक्रमण कर देते हैं नवाब सिराजुद्दौला, और कोलकाता पर अधिकार हो जाता है। नवाब सिराजुद्दौला कोलकाता पर अधिकार कर लेते हैं और कहते हैं कि जो भी ब्रिटिश सैनिक थे या फिर ब्रिटिश अधिकारी थे, उनको भाग करके वहां से खदेड़ दिया जाता है। नवाब सिराजुद्दौला खदेड़ देते हैं और उनको भाग करके फुल्टा द्वीप में शरण लेनी पड़ती है। बात इतना ही पर समाप्त नहीं हुआ। आगे चलकर मामला यह हो गया कि 20 जून 1756 ईस्वी की बात है, देख सकते हैं आप, 20 जून 1756 ईस्वी की बात है, ब्लैक हॉल की घटना। आप देखिए ये घटना क्या थी भाई, ब्लैक हॉल की घटना। तो 20 जून 1756 ईस्वी को इन्होंने, नवाब सिराजुद्दौला की सेना ने कोलकाता पर अधिकार कर लिया। उसके पश्चात कहा जाता है, एक ब्रिटिश अधिकारी हॉलवेल के अनुसार, हॉलवेल बताते हैं कि नवाब सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज व्यक्तियों को कैद कर लिया। ठीक है ना, 146 अंग्रेज व्यक्तियों को नवाब सिराजुद्दौला ने पकड़कर 18 बाई 14, 18 फुट लंबी और 14 फुट चौड़ी एक आप कह सकते हैं कि एक संकीर्ण कोठी में बंद कर दिया गया। अब जरा सोचिए, 146 व्यक्तियों को नवाब सिराजुद्दौला ने 18 बाई 14 के एक कोठी में बंद कर दिया, और अगले दिन उस कोठी में से मात्र 23 व्यक्ति जिंदा बचे, बाकी के लोग दम घुटने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। अब भाई मामला हो गया गड़बड़। अब आप ऐसा देखिए, कहानी आगे बढ़ती है। 20 जून 1756 ईस्वी को ब्लैक हॉल की घटना होती है। उसके बाद आप देखिए 9 फरवरी 1757 ईस्वी को अलीनगर की संधि हुई। अच्छा जी, चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब ब्लैक हॉल की दुर्घटना हुई, 146 अंग्रेज व्यक्ति में मात्र 23 जिंदा बचे और बाकी के लोग दम घुटने के कारण उसी में मार दिए गए, मतलब उसी में मर गए। अब ये बात रॉबर्ट क्लाइव को पता चलता है। ये बात रॉबर्ट क्लाइव को पता चलता है कि भाई
इतने लोगों को नवाब सिराजुद्दौला ने मार दिया है और बाकी के लोग कोलकाता से भाग पड़े हैं और फुल्टा द्वीप पर जाकर बसे हैं। अब मद्रास के अंदर था कौन? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव अपनी सेना को वहां से संगठित करता है और पुनः कलकत्ता लौटता है। ध्यान दीजिएगा, कलकत्ता लौटने के पश्चात 9 फरवरी 1757 ईस्वी को अलीनगर की संधि होती है। रॉबर्ट क्लाइव मिलता है नवाब सिराजुद्दौला से और इन दोनों के बीच अलीनगर की संधि होती है। रॉबर्ट क्लाइव कहता है कि नवाब साहब, बात ऐसा है कि हमसे भूल हो गई, हमसे गलती हो गई। आप ऐसा करिए कि हम आपके प्रांत में जो व्यापार कर रहे थे, जो हमें व्यापारिक छूट प्राप्त थे, जो हमारे क्षेत्र थे, पुनः आप हमको लौटा दीजिए। ऐसी गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मतलब नवाब के सामने ये रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी बात रखी और नवाब भी मान गए कि चलो भाई, मतलब 9 फरवरी 1757 ईस्वी को जो अलीनगर की संधि में जो डील हुआ, किसके किसके बीच? नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच एक संधि हुई जिसका नाम है अलीनगर की संधि। और अलीनगर की संधि में डील हुआ, अलीनगर की संधि में डील हुआ कि भाई जो भी आपके क्षेत्र थे पहले से और जो भी आपको व्यापारिक छूटें प्राप्त थी बंगाल में, वो सारी की सारी हम आपको वो सारे विशेषाधिकार, वो सारे व्यवस्थाएं, वो सारी सुविधाएं हम आपको लौटा देते हैं। आपका क्षेत्र भी लौटा देते हैं जहां से आप बेफिक्र होके व्यापार करिए। अब इतना पर भी नहीं माना रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव बोला कि साहब अब यहां तो हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन साहब एक रिक्वेस्ट और है कि अगर हमें सिक्के ढालने की अनुमति मिल जाए बंगाल के अंदर तो बहुत अच्छा होता। हम आराम से व्यापार करते, हमें कोई दिक्कत नहीं होता, समय पर आपका टैक्स भी चुका पाते। अब नवाब को लगा कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्होंने हिदायत दी कि चलो ठीक है, मैं इसका आदेश भी दे देता हूं आपको, लेकिन भाई साम्राज्य विस्तार की नीति मत अपनाना, ठीक है ना। तुम ऐसा नहीं है, ये तुम्हारा जो बंगाल है तुम्हारे बाप का बपौती नहीं है, बंगाल के नवाब हम हैं, यहां पर हमारे हिसाब से तुमको चलना पड़ेगा। तुम यार किलेबंदी करना शुरू कर देते हो। तो डील हुआ और अंग्रेजों ने यहां पर इस संधि के तहत जो है पहले से जो भी इनको विशेषाधिकार प्राप्त था वो सारा का सारा प्राप्त कर लिया, अपने पुराने क्षेत्रों को भी प्राप्त कर लिया और साथ ही साथ बंगाल में सिक्के ढालने की अनुमति भी प्राप्त कर ली। अब देखिए कहानी आगे बढ़ता है। 13 मार्च 1757 ईस्वी की बात है। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के से चंद्रनगर छीना। हाँ देखिए, 13 मार्च 1757 ईस्वी की बात है कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को खदेड़ दिया। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से जो चंद्रनगर था, उनकी जो कोठी थी चंद्रनगर में, जहां से फ्रांसीसी व्यापार करते थे, उसको अंग्रेजों ने क्या कर लिया? छीन लिया। कब? 13 मार्च 1757 ईस्वी को। अब अंग्रेज चंद्रनगर को छीन लिए। नवाब सिराजुद्दौला को लगा कि यार ये क्या कर रहा है, ये तो व्यापार करने के उद्देश्य से आया था, व्यापार कर रहा था, कभी ये किलेबंदी करना शुरू कर देता है और अभी ये चंद्रनगर पर हावी हो गया। तो नवाब सिराजुद्दौला को आ गया फिर से गुस्सा और नवाब सिराजुद्दौला को लगा कि ये तो अलीनगर की संधि का उल्लंघन हो गया भाई, ये तो अलीनगर की संधि का उल्लंघन हुआ। रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया। रॉबर्ट क्लाइव से बोला कि भाई देखो क्लाइव साहब, ये तुम सही नहीं कर रहे हो। हमारे और तुम्हारे बीच अलीनगर की संधि में क्या डील हुआ? क्या डील हुआ? डील ये हुआ कि जो भी तुम्हारे पहले के क्षेत्र थे, है ना, जो भी तुम्हारे पहले के क्षेत्र थे, जो भी तुम्हारे पहले के विशेषाधिकार थे, हमने पुनः वापस लौटा दिया, सिक्के ढालने की अनुमति दे दी। और यार फिर तू चंद्रनगर पर हावी हो गया। ये चंद्रनगर जो तुम जीता, ये तुम्हारा हुआ या मेरा हुआ? हमारा हुआ ना, ये तो हमारा हुआ। और भाई अगर तुम इस पर अपना अधिकार जमाते हो तो फिर अलीनगर की संधि का उल्लंघन हो गया। तो नवाब सिराजुद्दौला ने इसका विरोध कर दिया और नवाब को लगा कि अंग्रेजों ने अलीनगर की संधि का उल्लंघन किया है। अब रॉबर्ट क्लाइव जो था बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, बहुत ही कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था यार। तो रॉबर्ट क्लाइव को लगा कि ये जो नवाब है सिराजुद्दौला, ये हमारे रास्ते में रोड़ा बन रहा है, अब इसको हटाना पड़ेगा। अब जब तक इसको अब रास्ते से हटाएंगे नहीं, तब तक हम फ्री होकर व्यापार नहीं कर सकते यार। हर जगह में टैक्स देना पड़ता
हर जगह में टॉर्चर होना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं नवाब सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। अब देखिए, अब कहानी मोड़ ले रहा है मित्रों, समझिएगा बात को। अब नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ अंग्रेजों ने षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। रॉबर्ट क्लाइव को लगा कि अगर हमें टैक्स फ्री व्यापार करना है, अगर हमें बड़े स्तर पर व्यापार करना है, तो नवाब सिराजुद्दौला को रास्ते से हटाना पड़ेगा। और फिर इन्होंने इसके खिलाफ, नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। अब नवाब सिराजुद्दौला की सेना में एक से बढ़कर एक व्यक्ति थे, है ना। उस टाइम कहा जाता है कि मीर जाफर जो था नवाब सिराजुद्दौला का प्रधान सेनापति था। बंगाल के दीवान थे जिनका नाम था राय दुर्लभ। एक बंगाल के एक प्रसिद्ध व्यापारी हुआ करते थे जिनका नाम था जगत सेठ। एक और व्यापारी थे अमीर चंद। तो इस तरह के कुछ महान वहां पर पर्सनालिटी थी जिनका रोल कहीं ना कहीं दिखाई देता है प्लासी के युद्ध में। आप समझिएगा बात को। तो रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। अब नवाब सिराजुद्दौला, रॉबर्ट क्लाइव को लगा कि भाई ऐसे अगर पूरे नीति के साथ युद्ध किया जाए सिराजुद्दौला से तो हम हार जाएंगे। हमारी 5,000 की सेना नवाब के 50,000 की सेना का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ये बात भली भांति रॉबर्ट क्लाइव को भी पता था। रॉबर्ट क्लाइव ने कूटनीति का सहारा लेते हुए ये एक गुप्तचर को भेजा। कहां पे? नवाब सिराजुद्दौला की सेना में, कि जाकर तुम पता करो कि नवाब सिराजुद्दौला के अंदर फूट कहां है, कहां दिक्कत है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने स्वार्थ की वजह से, जो अपने लालच के लिए हमसे मिल सकता है, हमारा साथ दे सकता है। कहते हैं कि गुप्तचर नवाब सिराजुद्दौला की सेनाओं में जाता है, वहां पर पता करता है कि कमी कहां पे है, कहां पे खोट है। और कुछ दिन के पश्चात यह सूचना मिलती है रॉबर्ट क्लाइव को कि क्लाइव साहब आप ऐसी बात करते हैं, अरे सिराजुद्दौला की सेना में एक ऐसा महत्वाकांक्षी व्यक्ति है जिसको अगर लालच दिया जाए, जो अपने स्वार्थ के लिए, है ना, जो अपने निजी हितों के लिए बंगाल को बेच सकता है, अपने देश के साथ गद्दारी कर सकता है वो। रॉबर्ट क्लाइव को लगा कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है भाई। तो भाई मीर जाफर, आपने नाम सुना होगा, मीर जाफर जो कि नवाब सिराजुद्दौला का प्रधान सेनापति था। मीर जाफर के साथ अंग्रेजों ने डील कर लिया कि भाई मीर जाफर, तुम सिराजुद्दौला के प्रधान सेनापति हो और हम सिराजुद्दौला के खिलाफ एक षड्यंत्र कर रहे हैं। अगर तुम इसमें हमारा साथ दो तो हम तुम्हें बंगाल का अगला नवाब बना देंगे। अगर हमारी और सिराजुद्दौला के बीच की लड़ाई में यदि हम विजयी हुए तो बंगाल का अगला नवाब तुम होगा। अब तो भाई इसके मुंह से लाल टपकने लगा मीर जाफर के मुंह से कि अरे भाई, ये तो चाहता था कि हम कभी बंगाल का नवाब बने, ये महत्वाकांक्षी पहले से तो था ही, अब इसको ऑफर मिल गया। तो मीर जाफर जो है तैयार हो गया। इन्होंने अंग्रेजों के डील जो है स्वीकार कर ली कि चलो ठीक है, हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें तो बंगाल का नवाब बना दो, अरे पूरा बंगाल हड़प जाओ, हमें क्या दिक्कत है यार। उसके बाद बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। जो पिछले कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि बंगाल के दीवान थे राय दुर्लभ, उसको भी अंग्रेजों ने अपने पक्ष में कर लिया। एक और जो प्रसिद्ध व्यापारी थे, उस समय कहा जाता है कि बंगाल के एक बहुत बड़े व्यापारी हुआ करते थे जिनका नाम था जगत सेठ और अमीर चंद। इन दोनों व्यापारियों को भी अंग्रेजों ने अपने पक्ष में कर लिया। और इतने सारे लोगों से डील करने के बाद लास्टली 23 जून 1757 ईस्वी को, ध्यान दीजिएगा, अभी ये जो अंग्रेजों और जो नवाब सिराजुद्दौला के तरफ से जो भी इनके चहेते थे, है ना, चाहे वो मीर जाफर हो जिनका अटूट विश्वास था जिन पर नवाब सिराजुद्दौला का, इन्होंने इनके खिलाफ जो दगाबाजी किया, ठीक है ना, जो अंग्रेजों के साथ डील किया इन लोगों ने मिलकर, अभी तक नवाब को इस बात का एहसास नहीं था। ठीक है, नवाब पूरी तरह से बेफिक्र था। और 23 जून 1757 ईस्वी को आप देखिए, 23 जून 1757 ईस्वी की बात है
कि पलासी, जो कि एक बंगाल में एक जगह है, भागीरथी नदी के तट पर बसा है, यहां पर अंग्रेज और नवाब सिराजुद्दौला की सेनाएं इकट्ठी हुई। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं रॉबर्ट क्लाइव ने उकसाया, नवाब सिराजुद्दौला को युद्ध के लिए उकसाया। ठीक है, और नवाब सिराजुद्दौला को बाद में लगा कि नहीं यार, ये तो हमारे आत्मसम्मान की बात है, और इन्होंने अपनी सेना तैयार कर दी युद्ध के लिए। कहते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव की 5000 की सेना और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की 50,000 की सेना दोनों आपस में भिड़ी। कहां पे? पलासी के मैदान में, जो कि बंगाल में पड़ता है। पलासी के मैदान में इनकी 50,000 की सेना vs 5,000 की सेना आपस में वहां पर भिड़ती है, और कहते हैं कि युद्ध शुरू होता है। और इस युद्ध में जो पहले से प्लानिंग थी, मीर जाफर जो कि प्रधान सेनापति था नवाब सिराजुद्दौला का, इन्होंने अपनी सेना को कोई आदेश नहीं दिया। मतलब इन्होंने अपनी सेना को कोई आदेश नहीं दिया, इनकी सेना मुख्य दर्शक बनकर वहां पर खड़ी रही, और लास्टली परिणाम ये निकला कि वो 5,000 की सेना के सामने नवाब की 50,000 की सेना धाराशायी हो गई, और इस युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला पराजित हुए। ध्यान दीजिएगा मित्रों, ये 50,000 की सेना, आप जरा सा सोच कर देखिएगा कि क्या कभी 50,000 की सेना पर 5,000 की सेना कभी भारी पड़ सकती है क्या? नहीं, ये तो बस औपचारिकता थी। ये युद्ध की तरह नहीं हुआ, ये तो छल और कपट का युद्ध था, जिसको अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति के माध्यम से जीत लिया। एक विशाल सेना का नेतृत्व कर रहा था मीर जाफर, और बंगाल के नवाब को भी अटूट विश्वास था कि नहीं, हमारा जो सेनापति है, जो हमारा सेनापति है मीर जाफर, कहीं ना कहीं एक देशभक्त व्यक्ति है, अपने देश के खिलाफ ये गद्दारी नहीं कर सकता, और आंख बंद करके भरोसा था मीर जाफर के ऊपर। लेकिन मीर जाफर ने अपने देश के साथ, अपने बंगाल के साथ, बंगाल के नवाब के साथ गद्दारी की, और एक बड़ी सैन्य टुकड़ी को इसने कोई आदेश नहीं दिया। और बिना सेनापति के आदेश के कोई सेना कैसे हावी हो सकती है, कैसे युद्ध के लिए तैयार हो जाए, कैसे युद्ध करे? तो जो बाकी बची खुची सेना थी, सेना में बोल रहा हूं, माफ कीजिएगा, जो बची खुची सेना थी, है ना, मीर मदान और मोहनलाल के नेतृत्व में जो दो व्यक्ति थे जो नवाब के प्रति वफादार रहे, एक का नाम था मीर मदान और दूसरे का नाम था मोहनलाल और मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सी सेना की टुकड़ी नवाब के प्रति वफादार रही। जमकर युद्ध किया इन दोनों बहादुरों ने नवाब सिराजुद्दौला की तरफ से, और लास्ट में ये दोनों युद्ध करते हुए मारे गए।